Hi everyone. So today we are going to start one shot series. वन शॉट रिवीजन सीरीज जो हम एवरी संडे लेके आएंगे। हम लोगों ने कल इंस्टा पे एक पोल क्रिएट किया था जहां पर हम लोगों को इकोनॉमिक्स ग्रेड 12 की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। उसके बेसिस पे ही हमने ये चैप्टर चूज किया है। इसकी वेटेज फाइनल में 6 मार्क्स की रहती है, प्लस इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है जी। और बेसिकली मंडे से सैटरडे का जो हमारा शेड्यूल है वो केबीटी सीरीज, कौन बनेगा टॉपर सीरीज एंड मैजिक बुलेट सीरीज का है। वो भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स रियली गोना हेल्प यू टू स्कोर गुड, राइट। और बेसिकली जो गवर्नमेंट बजट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से रिलेट करता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज की रिवीजन सीरीज के लिए चूज किया है। प्लस ये टीआर जैन के ही नोट्स हैं और आप एक नोटबुक लेके बैठिएगा। आज हम पूरे एक पेज पे ही सारी बात कवर करेंगे, राइट। सो चलते हैं। सो लर्निंग आउटकम्स हमारे ये रहेंगे। अब भी किताबें खोल लीजिएगा। बच्चों की रिक्वेस्ट पे ही हम लोग बेसिकली ये बुक की पीडीएफ से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। सो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, ये भी दो वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। गवर्नमेंट बजट दो वर्ड हो गए ना। तो बजट क्या है? ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है। कहां से आया है? एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसको कहते हैं बॉकेट, राइट, पॉकेट्स। और इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मीनिंग है लेदर बैग या फिर स्मॉल बैग। तो अगर आपने देखा हो, जब भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 1 फेब को बजट पेश करने के लिए आते हैं तो उनके हाथ में भी एक बैग शो किया जाता है, वो वाला बैग जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, या फिर एक बही खाता पेश किया जाता है। बही खाता दिखाया जाता है पिक्चर्स में, उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसमें सरकारें ब्यौरा देती हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारे खर्चे क्या रहेंगे और हमारी कमाई क्या रहेगी। सो 1 फेब को हमारा बजट पेश किया जाता है, या बजट उस डेट को पेश किया जाता है जब हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो बजट है वो 1733 में ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ने वहीं पे ही पेश किया था, लेकिन इंडिया के अंदर ये 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड के दौरान ये पेश किया था जेम्स विल्सन जी ने, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंस इंडिया का जो बजट फर्स्ट टाइम आया था वो आया था 1947 में। और हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर्स है बजट को लेट डाउन करने की, आर्टिकल 112 के अंदर। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट सर जी ने इसको डेलीगेट किया है आर्टिकल 77 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। सो बजट पेश कौन करता है? बेसिकली बजट पेश करता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन बजट को प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर जी करते हैं नीति आयोग के साथ। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो बेसिकली बजट में क्या बताती है? जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, पहली बात तो ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम घर में भी बजट बनाते हैं कि आने वाले मंथ की हमारी इनकम कितनी रहेगी और हम कहां कहां खर्च करने वाले हैं। इसी तरीके से जिन सरकारों ने पूरा देश चलाना है, मैक्सिमम वेलफेयर करना है, तो उनको भी बहुत सारी प्लानिंग करनी रहती है और बहुत सारी पॉलिसीज बनानी रहती है। सो वो प्लानिंग और पॉलिसीज जो बनाती हैं वो किसके जरिए करते हैं? उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है दैट इज बजट। सो बजट बेसिकली एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारी सरकार इसको पेश करती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 फेब को बजट पेश किया जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। सब एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो सरकारें, फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं बेसिकली कि पिछले साल हमने क्या क्या किया, पिछले साल के बजट जो हमने एस्टिमेट्स लिए थे वो कितना को सही जा रहे हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 100% डिटेल में कि भैया नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारी क्या कमाई होगी, हम कहां कहां खर्च करेंगे। ठीक है जी। सो बेसिकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे सरकारें बताती हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सो बजट को ही क्या कहते हैं? बजटरी पॉलिसी कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं।
सो बजट में बेसिकली दो चीजें हैं, सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे की बात करते हैं। तो इसको हम पूरे एक पेज पे पढ़ेंगे, मैं लास्ट में 1 पेज पे जाऊंगी, उस पे हम बात करेंगे कि सरकारों को कमाई कहाँ कहाँ से होती है, इसको हम रिसिप्ट्स लिखेंगे, और सरकारें कहाँ कहाँ खर्च करती हैं उसको हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है जी, पूरे बजट में हमने ये दो चीजों पे ही फोकस करना है। तो पहले ये दो चीजों पे फोकस करने से पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेला ऑब्जेक्टिव भी कई बार आ जाता है, और असर्शन रीजन एमसीक्यू कई बार यहाँ से कवर हुए हैं। जब भी सरकारें बजट पेश करती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या गोल्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ में भी बेसिकली आप 2 पॉइंट्स बना सकते हो इंटरनल। पहला है टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज, दूसरा आप कर सकते हो पब्लिक एक्सपेंडिचर। जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? बेसिकली जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो देखो, हर एक सरकार का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमने अपनी देश की जीडीपी बढ़ानी है। जैसे एट प्रेजेंट इंडिया 4th है जीडीपी में, राइट? तो जैसे अमेरिका नंबर 1 है, तो हम हर कंट्री की इच्छा होती है कि उनकी जीडीपी बढ़े। तो जीडीपी को बढ़ाने के दो तरीके हैं। कहते हैं या तो सरकार टैक्स में बहुत सारी छूटें दे, सब्सिडीज दें, ताकि प्राइवेट सेक्टर वाले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करें और बहुत सारी प्रोडक्शन करें, या फिर सरकारें खुद भी प्रोडक्शन कर सकती हैं, है ना? सरकारें भी खुद प्रोडक्शन में इंडल्ज हो सकती हैं। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रा भी सरकारें बिल्डअप कर सकती हैं। इकोनॉमिक इंफ्रा जो बिजनेस को बूस्ट देगा, सोशल इंफ्रा की बेस्ट एग्जांपल है हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकारें अपने रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज को हम एफओपीज भी कहते हैं, या रिसोर्सेज को एक बार के लिए यहाँ के लिए पैसे ले लो। तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हर एक कंट्री के पास लिमिटेड है, क्योंकि जब भी हमें प्रोडक्शन करनी है तो हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ही। रिसोर्सेज माना एफओपीज, एफओपीज माना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सरकारें को रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, तो सरकारें किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करें? सरकारें चाहती है मैक्सिमम वेलफेयर हो, प्राइवेट सेक्टर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सरकारें क्या करती हैं? अपनी बजटरी पॉलिसी में इसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। तो सरकारें ये कहती हैं प्राइवेट सेक्टर को, अगर आप सिगरेट्स एंड अल्कोहल बनाएंगे तो हम बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर, है ना, ताकि वो प्रोडक्शन कम करे, वेलफेयर मैक्सिमम हो। और अगर आप खादी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, हम आपको बहुत सारी छूट देंगे। और हम सरकारें चाहती हैं कि उनके जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो अच्छी जगह पे एलोकेट हो सकें, और प्राइवेट सेक्टर को भी वो इंड्यूस करती हैं बेसिकली सब्सिडीज दे करके। मूविंग टू द, अभी बताओ दो ऑब्जेक्टिव हो गए, कौन से हो गए? पहला है जीडीपी ग्रोथ, सेकंड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड क्या है? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को ही हम कलेक्टिव यूज गुड्स भी कहते हैं। कौन सी गुड्स कहते हैं? कलेक्टिव यूज गुड्स भी कहते हैं। जैसे कि सरकारें बजट में ही बताते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे कितना खर्च करेंगे, डिफेंस पे कितना खर्च करने वाले हैं, बजट में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। और प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में दो कीवर्ड्स लिख लीजिएगा, वैसे मैं आपको एबिलिटी जोन में वो दिखाऊंगी भी, नॉन राइवलरस प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब पब्लिक गुड्स कलेक्टिव यूज गुड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बहुत बार यहां से क्वेश्चन आया है। नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। और एक बात यहीं पे और लिख लीजिएगा, प्राइवेट गुड्स कौन सी होती हैं? राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल। बेसिकली ये क्या है? नॉन राइवलरस का मतलब है साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। देखो सरकारों ने सड़क बनाई, तो सड़क पे आप भी चल सकते हैं, मैं भी चल सकती हूँ, है ना? वो कलेक्टिव यूज गुड है। उसी तरीके से अगर कोई एक यूज कर रहा है, दूसरा भी यूज कर सकता है, इवन बिना पेमेंट किए। अगर आपने पेमेंट नहीं की है किसी भी तरीके से, तो आपको हटाया नहीं जा सकता उससे, उसको कहते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक स्ट्रीट लाइट है, आपने हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल देने के लिए कोट करा है ये मैंने बात, मतलब एक सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं। मान लीजिए कि अगर आपने बिल पे नहीं किया, तो कोई, अगर आप स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं तो कोई भी आपको वहां से हटा नहीं सकता। पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो नॉन राइवलरस होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। सरकारें बजट में ही बताती हैं कि इसमें हम कितना फंड एलोकेट करने वाले हैं। एंड द फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब क्या? सरकारें रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं
मतलब अमीरों पे टैक्स ठोक करके पैसा इकट्ठा करके किसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? गरीबों को। देखो टैक्सेस लगाए जाते हैं अमीरों पे, सब्सिडीज दी जाती है गरीबों को, ताकि इकोनॉमी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, रिच और पुअर के बीच में गैप खत्म किया जा सके। तो देखो फ्री एलपीजी कनेक्शन सरकारें बांट रही हैं बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ में सरकारें चाहती हैं कि देश के कोने कोने में, बेसिकली क्या है, देश के कोने कोने में इंडस्ट्रीज खुली हो, देश के कोने कोने का विकास हो। सो सरकारें क्या करती है? सेज एस्टेब्लिश करती है। सेज बेसिकली एक एरिया को घोषित कर देते हैं जहां पे अगर आप जाकर, जहां पे अगर इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी तो उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बहुत सारे लाइक टैक्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनके लिए लिबरल टैक्स लॉज रहेंगे ताकि उन बैकवर्ड एरियाज की भी ग्रोथ हो सके। सरकारें चाहती हैं सारे देश में इंडस्ट्रीज हो, सारे लोगों के पास नौकरियां हो, तो सरकारें बजट में ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लेके चलती हैं। सरकारें बजट में ही बताती हैं हम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए खर्च करेंगे, जैसे कि मनरेगा एक स्कीम है जहां पे सरकारें कमिट करती हैं कि मनरेगा के लिए हम इतना फंड एलोकेट करते हैं, इतने लोगों को इस साल हम नौकरी देने वाले हैं। मनरेगा बेसिकली एक स्कीम है जहां पे सरकारें कहती है हम 100 डेज के लिए तो आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का एक गहरा रिश्ता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इकोनॉमी के अंदर क्या बनी रहे? स्टेबिलिटी बनी रहे, बार बार ये उथल पुथल नहीं आए। उथल पुथल का मतलब है, इसको ट्रेड साइकिल कहते हैं बेसिकली। ये होता है बूम, ये है रिसेशन, ये है डिप्रेशन, ये है रिकवरी। ये देखो मैं यहां पे आपको क्रिएट करके दिखाती हूं। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो सरकारें चाहती है बार बार इकोनॉमी में हमें इस ट्रेड साइकिल से गुजरना नहीं पड़े, बार बार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन नहीं आए। सरकारें कोशिश करती है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे जो हम लोगों ने किए। सो कौन कौन से थे जल्दी जल्दी से मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते जाना। नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ, नंबर 2 एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक गुड्स के बारे में बताएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी, सेस खोले जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और देश में कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जा सके। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ करा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। वैसे वन शॉट है तो थोड़ा इसमें डिटेल के कंपैरिजन में कम रहेगा, चीजें सारी कवर कर देंगे, वर्ड टू वर्ड कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वन शॉट है। सो बेसिकली फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब है जब सरकार की कमाई, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर हो। मान लीजिए सरकार की कमाई भी 100 करोड़ है, खर्चा भी 100 करोड़ हो, एक बैलेंस हो सरकार की कमाई और खर्चों के बीच में, तो उसी को ही क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ के अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है, इसी को ही कंपोनेंट्स ऑफ बजट भी कहते हैं। सो अब चलते हैं ब्लैंक पेज पे जहां पे हम इन सब की बात करके आएंगे। एक बारी थोड़ा सा ड्रॉ करके आते हैं, फिर इधर से भी आएंगे और उधर का पोर्शन कवर करते जाएंगे। वन शॉट में हम एक बारी चीजें कवर कर लें और अगर कुछ छूट गया तो हम पीछे आएंगे, देख लेंगे सारी चीजें। सो एक ब्लैंक पेज खोल लीजिए। इस एक ब्लैंक पेज पे हम सारा का सारा चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, बजट क्या एक एनुअल स्टेटमेंट है जो हमारी सरकार प्रिपेयर करती है, जो हमारे सिलेबस में है वो है यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एक पेज पे इस तरीके से एक कॉलम क्रिएट कर लीजिए, 2 कॉलम बन गए बेसिकली। सो बेसिकली एक टैबुलर फॉर्म में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरकारों की कमाई के बारे में और यहाँ पे हम लिखेंगे सरकारों के खर्चे के बारे में। क्लियर है जी? सरकारों की कमाई और जो खर्चे हैं उसके भी आगे फर्दर 2 कैटेगराइजेशन है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मैंने आपको एक ढांचा रेडी करके दे दिया है, ठीक है जी। तो अब आप जो जो मैं बोलती जाऊंगी यहाँ पे भरते जाइएगा, तो इससे आपका पूरे एक पेज पे चैप्टर कवर हो जाएगा।
यहाँ पे मैं अभी जो ऊपर जाती हूँ बुक में, वहां जो जो बातें बोलूंगी वो लिखनी है। एसेट लाइबिलिटी स्टेटस के बारे में लिखना है यहाँ पे, फिर नीचे लिखना है रेवेन्यू आइटम्स कितने भागों में कैटेगराइज्ड है, और कैपिटल की एग्जांपल्स। इस तरीके से आपने ये पूरा पेज फिल करना है। मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि मुझे अब आपको दिखा दिखा के पढ़ाना है, ताकि हम लोग थोड़ा क्विकली मूव कर सकें। पहले मुझे लगा मैं वहीं से कराती हूँ, फिर मुझे लगा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, सो मुझे बुक से ही जाना चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ बजट की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया, हम पूरे बजट में ये बात करते हैं सरकार की कमाई कहां से होगी और सरकार खर्च कहां कहां करेगी। तो इसमें भी आगे दो रहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बजट रिसिप्ट्स की बात करते हैं, सरकारों की कमाई की बात करते हैं कि सरकारों को फिस्कल ईयर में कहां कहां से कमाई होने का चांस होता है, सरकारें जो एक अंदाजा लगाती हैं उसकी बात करते हैं। तो रिसिप्ट्स के दो हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू होती है डे टू डे की, ठीक है जी, और कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं लॉन्ग टर्म के। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना, बेसिकली इसके ऊपर एसेट लायबिलिटी स्टेटस का कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, और जो कैपिटल रिसिप्ट है इसके कारण एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इंपैक्ट आता है, ठीक है जी। एसेट्स मतलब जो आपकी चीजें, लायबिलिटी जो कर्जा, बेसिकली जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है, ये बात मैंने उनके लिए बोली। सो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, देखो क्या है, ये पॉइंट लिखने हैं जहां पे मैंने बोला था, कहते इसके कारण ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी ना ही कोई एसेट रिड्यूस होगा। देखो रिसिप्ट, पैसा अंदर आ रहा है, पैसा अंदर आता है तो बेसिकली खाली रिसिप्ट की बात करें तो पैसा जब अंदर आता है तो लायबिलिटी क्रिएट करके जाता है, एसेट रिड्यूस करता है। प्लीज इसको अकाउंट से रिलेट एक बारी के लिए हमने नहीं करना है। एसेट, देखो पैसा अंदर आया, या तो कुछ बेच बाच के आया है, एसेट रिड्यूस हो गया, या लायबिलिटी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, राइट। तो लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो है जिसके कारण एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कहते ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी ना ही कोई एसेट रिड्यूस होगा। इसकी एग्जांपल है टैक्स। देखो टैक्स क्या है, एक तरफा प्यार है, हमें सरकार को भरना ही भरना है, राइट। तो हम लोगों को बदले में कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, तो वो क्या है ना, हम सरकारों को पे करने हैं, ना तो सरकारों की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ। सो बेस्ट एग्जांपल इसके केस में क्या थी, टैक्स, ठीक है जी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आगे दो तरीके की होती हैं, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स जो मैंने अभी अभी बोला, एक तरफा प्यार, जो यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं हमें सरकार को भरनी ही पड़ेगी। और जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है ना, अदर देन टैक्स, जो सरकारों की डे टू डे की कमाई है, जैसे कि सरकारों ने कोई चालान लगा दिया, फी कलेक्ट करते हैं, तो वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स का पार्ट है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं सारी चीजों को बहुत डिटेल में। तो मैंने क्या बताया, टैक्स रिसिप्ट्स क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, राइट। सो टैक्स भी क्या है, यूनिलेटरल है, बदले में हम कोई भी बेनिफिट सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो टैक्सेस है बेसिकली कितने तरीके के हैं, ये किताब में बताए गए हैं, वही पढ़ते हैं हम पहले। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स लिखिएगा जिसका बर्डन अमीर के ऊपर ज्यादा होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स भी बढ़ता जाता है। सपोज अगर आपकी इनकम, हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख है, तो गवर्नमेंट अगर आपको बोले आपको 0% टैक्स भरना है, या 5 से 10 लाख के सरकार बोले आपको 5% टैक्स भरना है, 10 to 15 लाख के सरकार बोले आपको 10% टैक्स भरना है। दिस इज हाइपोथेटिकल बेसिकली। लेकिन जब सरकारें बजट पेश करती हैं तो सरकारें इनकम टैक्स के बारे में बताती हैं कि इनकम टैक्स स्लैब क्या रहेंगी। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दी कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 5 से 7 लाख है, सरकार कहती है आपको टैक्स 10% भरना है, और अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। इसीलिए प्रोग्रेस होती चली जाती है, इसका बर्डन अमीरों पे ज्यादा रहता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल को हम जीएसटी भी कह सकते हैं। इसका बर्डन जो है वो गरीब के ऊपर ज्यादा रहता है रेदर देन रिच। टेक वन एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी इनकम 1 लाख है एंड द अदर पर्सन उसकी इनकम 5000 है। दोनों ही मार्केट में गए टीआर जैन इकोनॉमिक्स की या संदीप गर्ग की बुक लेने के लिए, ठीक है जी, हाइपोथेटिकल। तो दोनों के ऊपर जो जीएसटी लगा वो 10% लगा। तो जो 1 लाख में से बेसिकली 1 लाख में से 500 या 700 की बुक ले रहे थे, उनको ऊपर अगर टैक्स लग रहा था तो 550 या 70 रुपीज, तो उसको इतना बर्डन नहीं लगा जितना 5000 वाले को वो बर्डन फील होगा अगर उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका बर्डन गरीब पे ज्यादा रहता है रेदर देन अमीर।
नेक्स्ट वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आए, एग्जांपल दोबारा पूछनी हो, सो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल कम अप विद दैट एज वेल। सो वैल्यू एडेड टैक्स बेसिकली क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है वैट। ये जो जीएसटी है वो भी वैट के पैरामीटर्स के ऊपर ही बेस्ड है। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीद करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी, हर बार जितना जितना वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा उस पे टैक्स लगेगा। ठीक है जी। फिर कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स की बेस्ट एग्जांपल करते हैं हम हाइपोथेटिकली, ये यूनिट्स साइज और वेट्स पे होता है। हाइपोथेटिकली हमारी गवर्नमेंट कहती अगर आप कोल्ड ड्रिंक के अंदर 10% शुगरी कंटेंट डालते हो तो आपको टैक्स लगेगा 5%। अगर आपने 10% से शुगरी कंटेंट ज्यादा बढ़ा दिया तो हम टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इसको स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। ये बेसिकली गलत चीजों के कंजम्पशन की रोक के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, नेक्स्ट किया वैट एंड स्पेसिफिक, थर्ड इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जिसमें इंपैक्ट और इंसिडेंस इसके कीवर्ड्स हैं। इंपैक्ट एंड इंसिडेंस एक ही पर्सन पे लाई करते हैं। इंपैक्ट का मतलब है बेसिकली लाइबिलिटी टू पे, इंसिडेंस का मतलब है एक्चुअल बर्डन। देखो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स मेरे पे ही लगाया गया, मुझे ही डायरेक्टली सरकार को पे करना है, डायरेक्ट टैक्स। ये सब उसके एग्जांपल्स है। कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी। हम मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए गए, हमने जीएसटी सेलर को पे किया, सेलर आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, जिसका बर्डन कस्टमर के ऊपर है लेकिन सरकारों को पे कौन करता है? सेलर पे करता है। क्लियर है जी? तो ये थे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये डिफरेंस आप पढ़िएगा, हमसे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को वन शॉट में थोड़ा क्विक जाना है। नेक्स्ट नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो जो हमारा पोर्शन चल रहा है, देखो पेज में भरते जाइएगा साथ साथ, तभी आपको मजा आएगा चैप्टर करने में। कैसे भरना है दिखाती हूं मैं आपको। देखो जैसे अभी मैंने बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं? जिसके ऊपर एसेट लाइबिलिटी स्टेटस का कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसके कारण ना तो किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना ही एसेट क्या होता है? रिड्यूस होता है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये भी आगे दो तरीके की होती हैं, टैक्स, नॉन टैक्स। सो ये लाइन आगे फर्दर लेके जाते हुए आपको टैक्स वाले में क्या भर लेना है, जो अभी हमने टैक्स सारे पढ़े। नॉन टैक्स में जो मैं अभी आइटम्स कराऊंगी वो सारी भर लेनी है। तो ये एक पेज पे हमारी पूरे बजट की समरी तैयार हो जाएगी। चलिए फटाफट से नॉन टैक्स रिसिप्ट स्टार्ट करते हैं। नॉन टैक्स जो टैक्स के अलावा है, लेकिन इसके कारण भी एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे किसी तरीके का कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। सो पहला है फी। देखो अगर हम सरकारों से किसी भी तरीके की कोई लैंड रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तहसील जाते हैं, तो हमें एक नॉमिनल सी फी पे करनी पड़ती है। पासपोर्ट फी, कोर्ट फीस की एग्जांपल्स है सारी, तो उसको वो भी सरकारों का रेवेन्यू जनरेट करनी है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट। सेकंड, फाइन। अगर हम कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं, लाइक अगर हम ट्रिपली मार के जा रहे हैं कहीं, तो चालान लगता है, उससे भी सरकारों को क्या है? कमाई हो रही है, क्योंकि हमने लॉ ब्रेक किया है, हमें पनिशमेंट तो मिलेगी। नेक्स्ट इज एस्चीट्स। इसकी हिंदी लिख लीजिए साथ में, बेनामी प्रॉपर्टीज। कोई एक पर्सन की प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो गई, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर उससे भी कोई डे टू डे की कमाई हो रही है, वो भी सरकारों की कमाई है। नेक्स्ट इज स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या है? सरकार पता है क्या कहती है इसमें? सरकार कहती हम लोगों ने ना सड़कें बनाई। मान लीजिए एक कॉलोनी है, हाइपोथेटिकली सरकार कहती ये ना हमने सड़कें बनाई हैं। अगर हमने सड़कें ये बनाई है ना, उसी के कारण आपकी प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ गए, हमारे ऐसा करने के कारण आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, लाओ पैसा। तो सरकारें वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसी को कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट कहते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगर सरकारों का जैसे रेलवेज है, सरकारों की कोई कंपनीज है, अगर सरकारों को वहां से भी किसी तरीके की कोई कमाई हो रही है, वो भी सरकारों का रेवेन्यू का साधन है। या फिर सरकारें क्या करती है बेसिकली, ये 2G 3G के कनेक्शन के लाइसेंस सेल आउट करती है तो जब वो लाइसेंस सेल आउट करती है, उसके बदले में भी जो लाइसेंस खरीद रहा होता है उसको फी पे करनी होती है, वो भी सरकारों की कमाई है। सरकारों को बड़ी बार ग्रांट्स एंड डोनेशंस भी आते हैं, जैसे हम कई बार सुनते हैं, कोविड में भी सुनते थे बेसिक टर्म्स, सरकारों को बहुत सारे ग्रांट्स और डोनेशंस हुए, क्रिएट हुए, कलेक्ट हुए बेसिकली।
तो वो भी सरकारों की क्या है, कमाई है। एक यहाँ पे और ऐड कर लीजिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर सरकारों ने किसी को लोन दिया हुआ है ना, और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी सरकारों की डे टू डे की कमाई है। इंटरेस्ट आइटम रेवेन्यू आइटम ही मानी जाती है, वेदर रिसीव्ड और वेदर पेड। पेड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमने ये पढ़ ली है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी पूरी हो गई है। अब हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स पे। कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स वो हैं जिसके कारण, या तो देखो ये दो हैं, इन दो में से एक कंडीशन का पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बीच में और है, वो दोनों ही होनी चाहिए, ना तो एसेट क्रिएट, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो, ना ही एसेट रिड्यूस हो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट रिड्यूस। क्लियर है जी। जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये तीन है। कितनी है? तीन है। पहली क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स। सेकंड क्या है? बोरोइंग। थर्ड क्या है? अदर रिसिप्ट्स। रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है? बेसिकली देखो, रिकवरी ऑफ लोन्स, देखो गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, पैसा आ गया, आने वाला था, तो सरकार के एसेट क्या हो गए? रिड्यूस। एसेट रिड्यूस हो या लाइबिलिटी क्रिएट हो, दोनों में से एक चीज हो रही है, ये सबसे बड़ी निशानी है कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट बोरोइंग, सरकारें पैसा ले रही हैं, कर्जा चढ़ रहा है ऊपर, है ना, इसी को बोरोइंग को ही डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स भी कहते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो बोरोइंग कर रही है सरकारें, पैसा बोरो कर रही है, कहीं से भी बोरो कर रही है, आरबीआई से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, सरकारों की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। और अगर सरकारें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तीन है टोटल, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में क्या आ गया? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर सरकारें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसा निकाल लेना। अगर सरकारें अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हैं, उससे भी सरकारों के एसेट रिड्यूस होते हैं, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है जी। सो हमारा रिसिप्ट पोर्शन वी हैव कवर्ड। ये क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ के देखेंगे, कोई डाउट हुआ तो पूछेंगे। हम मूव करते हैं एक्सपेंडिचर पोर्शन पे। सो जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब अगर आपने देखा हो तो हमारा हाफ पेज कंप्लीट हो गया है, जैसे मैंने आपको हाफ पेज पे इस तरीके से क्रिएट करवाया था। हो गया? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हेल्प आउट हो रहा है या नहीं। ये एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू आइटम्स भी दो थी, एक्सपेंडिचर भी दो है ना। रेवेन्यू कह लो या रिसिप्ट कह लो, बेसिकली मैं रिसिप्ट बोलती हूँ क्योंकि आगे रेवेन्यू आइटम्स भी अलग होती है। तो ये रिसिप्ट्स हैं, ये एक्सपेंडिचर हैं। रिसिप्ट कितने तरीके के? दो, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एक्सपेंडिचर भी कितने तरीके के? दो, रेवेन्यू एंड कैपिटल। सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो डे टू डे का एक्सपेंडिचर है, जो सरकारें डे टू डे में खर्चा करती हैं, और इसके कारण सरकारों के एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। रेवेन्यू आइटम दोनों में ही यही होता है, वेदर रिसिप्ट वेदर एक्सपेंडिचर। सो देखो, अगर खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पैसा बाहर जा रहे हैं, पैसा बाहर जाएगा तो या तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगी या एसेट क्रिएट होगा। ऐसा ही होता है ना, खर्चा कर रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे के खर्चे में ना तो कोई एसेट क्रिएट होगा, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है जी। एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर सरकारें डे टू डे में सैलरीज दे रही हैं, ओल्ड एज पेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, ओल्ड एज पेंशन बोला मैंने, बुढ़ापा पेंशन, राइट, या स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, सरकारें अगर डे टू डे में वेलफेयर के लिए किसी तरीके का कोई खर्चा कर रही हैं या सैलरीज दे रही हैं, जिसके कारण सरकारों की एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने अभी आपको 2 मिनट्स पहले क्या बताया था, इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेमेंट दोनों ही रेवेन्यू आइटम्स हैं। रिसिप्ट इज अ पार्ट ऑफ revenue, receipt and interest payment is a part of revenue expenditure, right? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसके कारण एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे इंपैक्ट आए, या तो एसेट क्रिएट हो या लाइबिलिटी क्या हो, रिड्यूस हो। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? अगर सरकारें बिल्डिंग्स बना रही हैं, खर्चा कर रही हैं लैंड बिल्डिंग पे, मशीनरी खरीद रही हैं, शेयर्स खरीद रही हैं, यानी कि सरकारें डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रही हैं, जिसके कारण सरकारों के एसेट क्रिएट हो रहे हैं या लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, बेसिकली उसको आप क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर को ही दो भागों में और भी कैटेगराइज किया जाता है, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड। देखो पुराने टाइम में ना एक 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट आता था, वो अब एबॉलिश कर दिया गया है। 5 ईयर प्लान एक कॉन्सेप्ट था, वो प्लानिंग कमीशन एक बॉडी बनाती थी, अब प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है।
किस लिए हम कह सकते हैं बेसिकली कि आज की डेट में ज्यादा वैलिड नहीं है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जिसको सरकारों ने 5 ईयर प्लान में कैटेगराइज किया था। 5 ईयर प्लान क्या है जो सरकारें बनाती थी, नेक्स्ट 5 सालों में हमारी सरकार कहां कहां फोकस करेगी। अभी तक इंडिया में 12 5 ईयर प्लान है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो बेसिकली प्लान्ड है, प्लानिंग करी गई है, जिसके बारे में सरकारें 5 ईयर प्लान में डाल देती है। चाहे तो रेवेन्यू है, चाहे वो कैपिटल है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान्ड जो डे टू डे के लिए सरकारें करती है, जिसको 5 ईयर प्लान में कैटेगराइज नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो बजट एक्सपेंडिचर के दो फॉर्मूलाज आ गए, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और बजट एक्सपेंडिचर का दूसरा फॉर्मूला है प्लान्ड प्लस नॉन प्लान्ड। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारा एक्सपेंडिचर पोर्शन भी कवर हो गया। देख लीजिए हमने सारी चीजें कवर कर ली है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट का। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उसके प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल भी मैं सिखा दूंगी आपको सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, या फिर हम एक क्लास ले लेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है जी। तो ये कराने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। आ जाते हैं एक ब्लैंक पेज पे, उसके बाद ही इस चीज पे आते हैं। पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आ चुका फॉर्मूला है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ये लिख लो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी सारा। सो होप सो आपने ये पेज पूरा कर लिया होगा। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे करना था। रिसिप्ट एक्सपेंडिचर मैं शॉर्ट में लिखती जाऊंगी क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट करवाना है खत्म। रिसिप्ट में भी आपने क्या पढ़ा, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी कितने तरीके के, दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो जो रेवेन्यू आइटम्स थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, वो दो तरीके की थी फर्दर, टैक्स एंड नॉन टैक्स। इसके कारण एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, इनके कारण एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इंपैक्ट आता है ना, ये हमने पढ़ा था। सो रेवेन्यू भी आगे दो तरीके की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल की भी हमने 3 एग्जांपल पढ़ी थी। होप सो आप ये सब पूरा कर चुके होंगे। ठीक है जी। क्या पढ़ी थी इसकी, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। वेजेस, सैलरीज, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, एक सेकेंड, ठीक है जी। और इधर एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग भर चुके होंगे आई गेस, शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है। सो अब मैं डेलिबरेटली यहाँ पे बोरोइंग को एक अलग कलर के साथ करते हैं, और बोरोइंग को थोड़ा सा स्टार करके इसके ऊपर आप लिख लीजिए 500 रुपीज। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, तो अब जो गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया वो ये लगाया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उनकी, उनके जरिए इनकी कमाई होगी, मान लीजिए 700। ठीक है जी। और कैपिटल रिसिप्ट के जरिए जो कमाई होगी दैट विल बी बेसिकली 1300। और जो खर्चा रहेगा वो रहेगा 900 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा 2000। ठीक है जी। कैलकुलेशन आप करते जाइए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए, आप कोई भी ले सकते हैं। सो सपोज अगर यहां पर हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर चेकआउट करते हैं, अभी फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा हमारा कैसा है। सपोज यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं जब हम लोगों ने बजट बनाया। कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं? बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिशिएंट। तो देखो, सरप्लस और डेफिशिएंट को हम अनबैलेंस्ड बजट भी कह सकते हैं। सपोज बैलेंस्ड बजट, सरकार की कमाई भी 1000 होती और सरकार का खर्चा भी 1000 होता, तो वो कौन सा बजट हो जाता? बैलेंस्ड।
सरप्लस बजट के केस में सरकार की कमाई ज्यादा होगी, खर्चा कम होगा। मान लीजिए सरकार की कमाई 1000 है और खर्चा 700 है। और डेफिसिट के केस में क्या होगा, सरकार का खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। तो खर्चा तो मान लीजिए 2000 है और कमाई हमारी 1500 ही है। ठीक है जी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। हमारा इंडिया का बजट जो है वो डेफिसिट बजट है। जोहन कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं, उनका मानना है कि डेफिसिट बजट बहुत अच्छा है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। जानेंगे अभी धीरे धीरे कैसे कैसे। ठीक है जी। तो इसीलिए ये देखो हमारा बैलेंस्ड बजट, यहाँ पे मैंने बताओ कौन सा बनाया है, बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट। बेसिकली जो मैंने एग्जांपल ली है वो मैंने डेफिसिट की ली है। क्लियर है। डेफिसिट की एग्जांपल जो मैंने ली उसमें बोरोइंग को बहुत ज्यादा इस तरीके से किया है, ये भी मैं अभी बताऊंगी 5 मिनट्स के बाद। तो पहले मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे ये बता दूं डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट बजट को बजटरी डेफिसिट भी कहते हैं, बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर है 2000 और कमाई है 1000, तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया, बजटरी डेफिसिट। ठीक है जी। और बजटरी डेफिसिट आगे 3 तरीके का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब कलर चेंज करके एक साफ सा ब्लैंक पेज लेते हैं ताकि हम चीजें क्लियर कर सकें। देखो बजटरी डेफिसिट जब कॉन्सेप्ट आया ना, इसमें एक इशू था, इसीलिए आज की डेट में फिस्कल डेफिसिट को बहुत एप्रोप्रिएट माना जाता है। तो बजटरी डेफिसिट जो है ये 3 तरीके का है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। है ना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट फोकस पे ध्यान देना था। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, बेसिकली जहां पे हम रेवेन्यू आइटम्स की बात करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जहां पे हम टोटल एक्सपेंडिचर लेंगे माइनस टोटल रिसिप्ट्स लेंगे अदर देन बोरोइंग्स। माइंड करो फिर मैं बताती हूं ऊपर जाके। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या रहता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये लिख लो, मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूं 2 मिनट्स में। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, पहला डेफिसिट कौन सा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 900 था, 900 में से 700 रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दो, 200 हमारा क्या है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। बजटरी डेफिसिट कितना था, देखो ये बजटरी डेफिसिट 2900 माइनस 2000 कर दो। ठीक है ना। और फिर रेवेन्यू डेफिसिट भी मैंने बताया। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, कहते हैं टोटल खर्चा कितना है, 2900। कहते हैं टोटल कमाई, बस बोरोइंग नहीं लेनी है। 1300 में से अगर हम 500 माइनस करते हैं तो 800 आ गया। तो 800 और 700 कितना हुआ, 1500। कहते जो 2900 माइनस 1500 करेंगे वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज 1400। है ना, ये किसके बराबर है, बोरोइंग के बराबर है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसकी। सपोज आपके पास, आपको घर से पॉकेट मनी मिली 1000 रुपीज। ठीक है, आप मार्केट गए, आपको वहां पर बहुत अच्छा एक सूट पसंद आया, वहां पर बहुत अच्छी टी शर्ट पसंद आई 1500। सो व्हाट यू गोना डू, आप अपने किसी दोस्त से उसको बोरो करोगे 500, ऐसे ही खत्म करोगे ना, ये आपका खर्च है, ये आपकी कमाई है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को मोस्ट एप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि जो बजटरी डेफिसिट में गलती हुई थी, बजटरी डेफिसिट वाले बोरोइंग को भी अपना मान बैठे थे, क्योंकि बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें बोरोइंग भी इंक्लूड था। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में आपने क्या कहना है, बोरोइंग नहीं इंक्लूड है। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो 1400 आंसर आएगा, और बजटरी डेफिसिट की बात करते हैं तो 900 आंसर आएगा।
मतलब कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, फिर भी मैंने सही बताया, फिर भी बोल रही हूँ। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जिसमें बोरोइंग को छोड़ करके, देखो ये पूरा पेज फिल कराने का यही पर्पस था, आपके न्यूमेरिकल यू हो जाए, सारा खर्चा माइनस सारी कमाई एक्सेप्ट बोरोइंग, और बोरोइंग को ही डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स भी कहते हैं वही फिस्कल डेफिसिट है। और प्राइमरी डेफिसिट किसकी बात करता है? कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट बात करता है करंट ईयर का खर्चा और करंट ईयर की कमाई। अगर प्राइमरी डेफिसिट, अगर करंट ईयर का खर्चा भी 100 है, करंट ईयर की कमाई भी 100 है, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट है 0। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है जी, मैं अभी ऊपर जाके दिखाती हूँ, ये सारी चीजें हमने नीचे 1 सेकंड में ही, मतलब 1-2 मिनट में ही कवर कर ली हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरिंग, तो अगर हम करंट एग्जांपल लेते हैं, हमने कितनी ली? 1400। ठीक है जी, बोरिंग कितनी थी उसमें? ऑलरेडी 500 थी। अगर आप बात करते हैं बोरिंग जिसको ये इंक्लूड कर रहे थे, और बजटरी डेफिसिट कितना आया था? 900। सो क्या ये दोनों बराबर हो गए या नहीं? हुए ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीयूईटी का सवाल है ये, हम साथ में सीयूईटी की भी तैयारी आपको करवा देंगे, राइट। तो चलते हैं आगे, आगे से देखते हैं क्या हमारा 1 पेज समरी से सारा चैप्टर हो गया या नहीं, बताइएगा मेरे को। ठीक है, देखिएगा, ये न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकेस कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देखो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या किया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है ना। फिर बजटरी डेफिसिट कितने तरीके के होते हैं? 3, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब हम रेवेन्यू आइटम्स की ही बात करते हैं। फिर इम्प्लीकेशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या है। कहते हैं अगर रेवेन्यू डेफिसिट सरकारों का ज्यादा है, मतलब खर्चे ज्यादा है कमाई कम है, हाउ कैन गवर्नमेंट हैंडल दिस? कहते सरकारें खर्चे कम कर दें। इम्प्लीकेशंस का मतलब है प्रभाव क्या आया, क्या करें सरकारें? खर्चे कम कर दें। देखो सरकारें खर्चे कम करेंगी तो वेलफेयर कम होगा, या सरकारें अपने इस डेफिसिट को बोरिंग के जरिए हैंडल कर दें, या सरकारें अपने एसेट्स को बेच दे। ये 3 इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट, मैंने क्या बताया था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग, और यहीं से एक फॉर्मूला और बन गया, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, है ना। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जितनी भी सरकार की टोटल बोरोइंग्स हैं, चाहे आरबीआई से, चाहे अब्रॉड से, चाहे एट होम, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? 100% 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 1, इन्फ्लेशनरी स्पाइक। कहते हैं अगर सरकारें बोरो ज्यादा करेंगी ना आरबीआई से, तो देखो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। मनी सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। चीजों के दाम बढ़े मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। इसी को ही क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल, आरबीआई से बोरो किया, मनी सप्लाई बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन आया। नंबर 2, कहते हैं सरकारों के ऊपर कर्जे ही कर्जे हो जाएंगे, है ना, जीडीपी ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि सरकारों के खर्चे ज्यादा, कमाई कम है, तो सरकारें अपने खर्चे कैसे हैंडल कर रही है? बोरोइंग से। नंबर 3, विशियस साइकिल, कहते हैं बैड साइकिल, हाई डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि सरकारें अपना सारा पैसा बोरो कर रही हैं। सारा पैसा कहां लगा रही हैं? अपनी कमाई भी है सरकारा, सारा पैसा सरकारें कहां लगा रही हैं? सारा पैसा सरकारें मतलब अपने पुराने कर्जे चुकाने में ही लगा रही हैं, क्योंकि बोरिंग ही बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में जीडीपी भी कम हो, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है ना, मनी मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां से जितने भी बिजनेस हाउसेस है, गवर्नमेंट है, फंड रेजिंग करती हैं अप टू 1 ईयर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल दे रही हूं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 100 रुपीज है, तो लेकिन गवर्नमेंट यहां से 80 रुपीज बोरो करके दे रही, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा? 20 रुपीज। तो प्राइवेट सेक्टर अगर बोरो कम कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। इसका भी हमारी इकोनॉमी में बैड इंपैक्ट ही आने वाला है। कहते हैं भैया ये सारे हम फिस्कल डेफिसिट की इंप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट के कारण हमारी इकोनॉमी में क्या क्या खराबी आएंगी। कहते सरकारों की क्रेडिबिलिटी, सरकारों की गुडविल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिसके ऊपर कर्जे ज्यादा होते हैं ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल खराब हो जाती है। देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहां पर हम बात करते हैं करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की कमाई की। क्या कभी प्राइमरी डेफिसिट 0 हो सकता है? क्वेश्चन आते हैं। यस,
जब करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की कमाई बराबर है तो प्राइमरी डेफिसिट होगा 0। तो जल्दी से क्वेश्चन करवा देती हूँ, है ना। एक देख लेंगे, अगर हुआ आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो बताइएगा, फिर हम एक एमसीक्यू, हम एक न्यूमेरिकल की वीडियो ही ले आएंगे। कहते गवर्नमेंट बजट का प्राइमरी डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स इतना है, फिस्कल डेफिसिट कैसे आएगा। तो हमने फॉर्मूला क्या किया था, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सो प्लीज कीजिएगा और हमसे कोई डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा। क्या मैंने आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट के बारे में बताया। सो बैलेंस्ड बजट बेसिकली क्या है, जहां पे सरकारों के खर्चे और कमाई बराबर हैं। हाँ, ये इसकी एक मेरिट है कि यहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होता। लेकिन डीमेरिट क्या है, 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, उस टाइम पे बजट बहुत अच्छा प्रूफ नहीं हुआ था, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे गवर्नमेंट को मतलब इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी तो ही जाके वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर पाएंगे। अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस और डेफिसिट। जो सरप्लस बजट है, देखो सरकार की कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, तो ये इन्फ्लेशन के दौरान अच्छा है, डिफ्लेशन के दौरान खराब है। इन्फ्लेशन चल रही है ऑलरेडी इकोनॉमी के अंदर, है ना, ऑलरेडी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। अगर सरकारों की कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है, मतलब सरकारें खर्चे कम कर रही हैं, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो एडी होता है एग्रीगेट डिमांड, तो अगर गवर्नमेंट भी खर्चा कम करेगी तो एडी तभी भी कम होगा। देखो एडी 4 सेक्टर करते हैं, तो एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब इकोनॉमी के अंदर चारों सेक्टर खर्चा करते हैं, उस चारों सेक्टर के खर्चे को एडी कहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर सरकारें अपना खर्चा कम करेंगी तो एडी कम होगा, लेकिन डिफ्लेशन के दौरान ये बहुत ही खराब चीज है। और डेफिसिट बजट की अगर हम बात करते हैं, जब सरकारें खर्चा ज्यादा कर रही हैं, कमाई कम है, तो ये डिफ्लेशन के दौरान अच्छा है, जोहन कीन्स जी ने ये कहा था। और लेकिन ये इन्फ्लेशन के दौरान खराब है। होप सो आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। चैप्टर हमने मतलब वन शॉट में किया, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैंने ये बता दिया था आपको, फिर भी कोई इश्यू पूछ सकते हैं, ठीक है जी। होप सो दिस इज क्लियर टू यू, रियली थैंक यू। अगर आपने इंजॉय किया हो तो हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट कौन सी वन शॉट वीडियो लेके आए। रियली थैंक यू।